अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है कार्बन आयंस और कार्बन आयंस की हमने रीअरेंजमेंट के बारे में पढ़ना है। और कार्बन आयंस की पहली जो रीअरेंजमेंट है दैट इज़ अल्डोल कंडेंसेशन, हम उसको भी इसी लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कार्बन आयंस का कि ये क्या होते हैं। कार्बन आयंस की सबसे पहले डेफिनेशन दी गई है कि कार्बन कंटेनिंग द नेगेटिव चार्ज एंड द लोन पेयर ऑन द कार्बन एटम इज कॉल्ड एज कार्बन आयंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैंने दो एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे अल्काइल हैलाइड है, इसमें अगर हमारा हैलाइड ग्रुप अगर रिलीज हो जाता है देन द नेगेटिव चार्ज केम ऑन आवर कार्बन एटम एंड दिस इज कॉल्ड एज कार्बन आयन। इसी तरह अगर हम ग्रिग्नॉल रिएजेंट का कोई भी हम कंपाउंड ले लेते हैं तो उसमें भी यही हो रहा है कि जब MgX बॉन्ड रिलीज हो रहा है तो CH3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है जो कि कार्बन आयंस की फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब कार्बन आयंस की जनरेशन किस तरह हो रही है, किस तरह ये प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, अब इनकी फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयंस टेक प्लेस ड्यू टू द हेट्रोलिटिक क्लीवेज ऑफ द बॉन्ड। ठीक है, ये A और B फॉर एग्जांपल कोई भी बॉन्ड है, हम इसकी हेट्रोलिटिक क्लीवेज करेंगे। मीन क्या होगा कि दोनों कंपाउंड्स के ऊपर डिफरेंट चार्जेस आ जाएंगे, जैसे A पे पॉजिटिव चार्ज, B पे नेगेटिव चार्ज। सो ये हेट्रोलिटिक क्लीवेज होती है। लेकिन इन द हेट्रोलिटिक क्लीवेज अनइक्वल फ्रेगमेंट्स एंड द कार्बन आयंस इज फॉर्म। ठीक है, अनइक्वल डिवीजन होती है, सो उस अनइक्वल डिवीजन के रिजल्ट्स में कार्बन आयंस आर फॉर्म। अगर होमोलिटिक क्लीवेज हो तो इक्वल फ्रेगमेंटेशन या डिवीजन होगी और हमारे कार्बोकेटाइंस बन जाएंगे। सो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अगर हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो रही है तो क्या फॉर्म होंगे और अगर होमोलिटिक क्लीवेज हो रही है तो क्या फॉर्म होंगे। सो आपने याद रखना है कि जब भी होमोलिटिक क्लीवेज होगी तब हमेशा कार्बन आयंस बनेंगे, अगर हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगी तो कार्बोकेटाइंस बनेंगे। ठीक है, सो ये होमोलिटिक क्लीवेज है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये इलेक्ट्रॉन्स A के ऊपर चले गए, ये वाले इलेक्ट्रॉन B पे चले गए, दोनों फ्री रेडिकल बने हैं, दोनों की नेचर सेम है। जबकि अगर हम इधर बात करें तो दोनों के नेचर सेम नहीं है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है। तो ये हेट्रोलिटिक क्लीवेज है, दोनों की डिवीजन के बाद नेचर भी चेंज हो रही है, जबकि ये दोनों फ्री रेडिकल हैं, एक जैसे हैं। अब स्ट्रक्चर होता है हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन आयन। ठीक है, कार्बन आयन की स्ट्रक्चर किस तरह होती है और इसकी हाइब्रिडाइजेशन किस तरह होती है। कार्बन आयन सीधा sp3 हाइब्रिड, ये sp3 हाइब्रिड होते हैं। लेकिन हमने जब भी हाइब्रिडाइजेशन का आपने टॉपिक पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो उसमें टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, लेकिन इसकी पैरामिडल स्ट्रक्चर होती है इंस्टेड ऑफ टेट्राहाइड्रल। अब वो क्यों होती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। ठीक है, मैंने कहा कि कार्बो एनायंस होती ही वही है जिनके ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आता है या लोन पेयर आता है। सो इनके ऊपर लोन पेयर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये CH3 है, इसके ऊपर ये लोन पेयर है। ठीक है, ये वाला जो बॉन्ड है जो मैंने ज़रा डार्क में शो किया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हाइड्रोजन आपकी तरफ है, आप जो व्यूअर हो आपकी तरफ ये हाइड्रोजन इस तरह दिया गया है। ठीक है, और ये वाला जो टोटल लाइन में हाइड्रोजन है ये आपसे अवे है, मीन इस तरह से ये हाइड्रोजन आपसे दूर है, और जबकि ये वाला हाइड्रोजन इस तरह कार्बन के साथ अटैच है और लोन पेयर ऊपर की तरफ इस तरह लोन पेयर ऊपर की तरफ जो है मौजूद है, जबकि ये वाला जो हाइड्रोजन है ये वाला ये इस तरह आप लोगों की तरफ है और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये आपसे दूर है। ये मतलब समझ लें इस तरह, ये जो पॉइंटर है ये कार्बन को शो कर रहा है, ये आपसे दूर है और ये वाला हाइड्रोजन इस तरह है। ठीक है, सो ऊपर लोन पेयर हमारे आ जाते हैं। अगर हम इसकी इन्वर्जन करेंगे पूरा, ये लोन पेयर वाला नीचे आ जाए, ये हाइड्रोजन ऊपर चले जाए तो इस तरह इन्वर्जन भी हो जाती है। सो इस स्ट्रक्चर को हम पैरामीटर कहते हैं। इसमें लोन पेयर प्रेजेंट है तो ये लोन पेयर क्या करते हैं, आपने पढ़ा होगा कि लोन पेयर ऑलवेज कंप्रेस कर देते हैं बॉन्ड एंगल्स को और बॉन्ड को। सो इसलिए ये बॉन्ड को कंप्रेस कर देंगे और खूब ज़्यादा स्पेस जो है इलेक्ट्रॉनिक स्पेस वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो शेप है वो टेट्राहाइड्रल नहीं रहेगी, वो पैरामिडल बन जाएगी। अब कार्बन कैटाइंस एनाइंस की हमने स्टेबिलिटी देखनी है। सबसे पहले बेंजाइल कार्बोकेटाइंस कौन से होते हैं, जिनमें बेंजीन रिंग होती है। अब इस बेंजीन रिंग में जैसे फॉर एग्जांपल ये CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इस बेंजीन रिंग में पूरा सर्कुलेट करेगा। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, इधर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा ये दरमियान में गोल जो रिंग है ये नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि देखिए नेगेटिव चार्ज बाहर आ रहा है, सो बॉन्ड यहाँ पर पूरा गोल सर्कल नहीं आएगा।
ये आप लोग इसको ख़त्म कर दें, ये इस तरह नहीं होगा, ठीक है। और किस तरह के बॉन्ड्स होंगे इधर तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर इस तरह होगा, इस तरह, यहाँ पर यूँ होगा और यहाँ पर इस तरह की एक डिवीजन हो जाती है, ठीक है। ये मैंने अब इसको सही कर दी। इसमें तो गोल सर्कल आएगा, इसमें इस तरह के बॉन्ड्स बन जाएंगे, ठीक है। फिर एलाइलिक कार्बोकैटायन देते हैं। एलाइलिक कार्बोकैटायन एक ऐसा कार्बोकैटायन होता है जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं। डबल बॉन्ड में भी ये नेगेटिव चार्ज है, जैसे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा और यहाँ वाला बॉन्ड टूट के इसके ऊपर चला जाएगा। नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। सो ये एलाइलिक कार्बोकैटायन। सो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, सबसे ज़्यादा जो स्टेबल कार्बोएनाइंस है वो बेंजाइलिक है, फिर एलाइलिक, फिर मिथाइल, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शियरी आ जाता है, ठीक है। अगर आपको याद हो, आपने जब कार्बोकैटाइंस पढ़े थे तो उनमें जो स्टेबिलिटी ऑर्डर था वो ये था, टर्शियरी आता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मिथाइल। तो उसमें इस तरह का स्टेबिलिटी ऑर्डर है। सो दोनों की स्टेबिलिटी ऑर्डर एक दूसरे के साथ ऑपोजिट है। कार्बोकैटाइंस का ऑर्थो स्टेबिलिटी ऑर्डर इसका ओड है। अब फैक्टर अफेक्टिंग द कार्बोएनाइंस ऑन द अटैक ऑफ द बेस। अब कौन से फैक्टर्स हैं जो इस कार्बोएनाइंस पर अफेक्ट करते हैं? दे आर द टू फैक्टर्स विच अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोएनाइंस, ठीक है। दो फैक्टर्स हैं जो कार्बोएनाइंस की फॉर्मेशन को इफेक्ट करते हैं, एक बेस की स्ट्रेंथ एंड दूसरा है स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट ऑन विच द बेस अटैक, ठीक है। अब इनका क्या मतलब है, अब हम इसको डिटेल से स्टडी करते हैं इन दोनों फैक्टर्स को। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बेस स्ट्रेंथ। एक्चुअली हमारे ये जो कार्बोएनाइंस है, हमने इनकी फॉर्मेशन करवानी है। अब इनकी फॉर्मेशन एक बेस की प्रेजेंस में होती है, ठीक है ना, क्योंकि हमें बेस चाहिए। अब आपको पता है कि कार्बोएनाइंस के हैं कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज। सो हमें क्या करना है, हमने नेगेटिव चार्ज कार्बन को प्रोड्यूस करवाना है। सो उसको प्रोड्यूस करवाने के लिए हमें बेस की ज़रूरत होगी। बेस क्या होता है, जो अपने OH जो ग्रुप है उसको डोनेट कर दे। सो हमें OH ग्रुप चाहिए होंगे जो कि बेस से निकले और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोएनाइंस फॉर्म हो। सो बेस की स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा हमारे कार्बोएनाइंस जो हैं वो फॉर्म होंगे, ठीक है। अब क्या है कि इट मीन्स द स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस, जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी बेस की उतना ज़्यादा वो OH आयन देगा। जैसे अल्कोहलिक की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है OH देने की, फिर OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप की है और फिर कार्बोक्सिलेट आयन की है। ये कार्बोक्सिलेट आयन का स्ट्रक्चर है, सबसे ज़्यादा अल्कोहलिक है बेसिक स्ट्रेंथ, फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, फिर ऑक्सिलेट आयन है। अब क्योंकि अल्कोहलिक ग्रुप ज़्यादा जल्दी OH दे सकता है, सो इसकी वजह से कार्बोकैटायन्स जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी फॉर्म हो जाएंगे। OH मोर बेसिक है देन द कार्बोक्सिलेट एंड द ग्रेटर जितनी ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी उतने ज़्यादा कार्बोकैटायन्स की फॉर्मेशन, यानी ये डायरेक्ट रिलेशन है। अब हमने दूसरा पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट। हमने कहा दो फैक्टर्स थे जो कार्बोएनाइंस की फॉर्मेशन को अफेक्ट करते थे, बेस स्ट्रेंथ एंड द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट। बेस स्ट्रेंथ हमने देख लिया। आप स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट में मिथाइल ग्रुप, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शियरी आता है, ये ऑर्डर है। बट अ सबस्ट्रेट हैविंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन ड्यू टू द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर आपके पास एक सबस्ट्रेट आ जाता है, जैसे यहाँ पर हमने बेंजाइल कार्बोकैटायन की बात की थी, यहाँ पर हमारे पास बेंजीन रिंग आ जाता है, तो बेंजीन रिंग में रेजोनेंस होने की वजह से ये बेंजाइलिक जो कार्बोएनाइंस है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, सबसे ज़्यादा। इस तरह एलाइलिक में भी अगर हम देखें यहाँ पर भी रेजोनेंस है, कंजुगेशन हो रही है, तो इस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो ये ज़्यादा स्टेबल होंगे क्यों? क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन्स का। मीन जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला कार्बन है, ये कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ये वाला कार्बन भी अपना इलेक्ट्रॉन्स इसको दे रहा है, ये वाला कार्बन भी अपना इलेक्ट्रॉन्स इसको दे रहा है, ये वाला कार्बन भी इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। सो हमारा कार्बोकैटायंस की एनाइंस की फॉर्मेशन, यानी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आने की फॉर्मेशन कम हो गई है। इधर सिर्फ 2 CH दे रहे थे इसे, इधर सिर्फ 1 दे रहा था, इधर तो कोई भी नहीं दे रहा। सो ज़्यादा जो है वो नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। लेकिन अगर हमारे पास नेगेटिव आई इफेक्ट आ जाता है, मीन क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है दैन द कार्बन, तो ये इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ खींचेंगे। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन खींचेगा क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी है। So the negative I effect, the electronegative group present along the CH group will be responsible for the more electronegative atom. More will be the minus I effect and more will be the formation of कार्बोकैटायन, ठीक है। तो उतनी ज़्यादा ही कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी जितना ज़्यादा साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होगा। अब हमने
पढ़ना है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं बेस और न्यूक्लियोफाइल के डिफरेंस में, ठीक है। सो इनके अंदर डिफरेंस है, ठीक है। आप बेस को और न्यूक्लियोफाइल को मतलब बिल्कुल सिमिलर नहीं कंसिडर करें, इससे माइन्यूट सा छोटा सा डिफरेंस है। अब जो हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप होता है ना, डेट कैन एक्ट एज अ बेस और अ न्यूक्लियोफाइल। ये बेस के तो भी एक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल पे, लेकिन डिपेंड करता है द साइट ऑफ अटैक ऑन द सबस्ट्रेट। अगर OH ग्रुप अटैच कर रहा है एसिडिक पोर्शन पे तो ये बेस की तरह एक्ट करेगा। जैसे ये OH है, ये एसिडिक प्रोटॉन पे अटैक कर रहा है तो इस पर एज अ बेस एक्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम OH को अटैक करते हैं एज अ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये OH इसके ऊपर अगर अटैक करेगा तो ये तब न्यूक्लियोफाइल के ऊपर तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। सो हमने पढ़ा कि कोई भी चीज़ है वो न्यूक्लियोफाइल भी हो सकती है, वो बेस भी हो सकती है। डिपेंड क्या कर रहा है कि वो उस वक्त किस स्टेट में है और किसके साथ रिएक्शन शो कर रहा है। जिसके साथ वो रिएक्शन शो कर रहा होगा उसी तरह का वो एक्शन देगा। वो बेस के तौर पर भी एक्ट कर सकता है, वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पर भी एक्ट करता है। फिर हमने एप्लीकेशंस देखी। कार्बो एनाइंस की एप्लीकेशन क्या है, विटामिन के की सिंथेसिस में रेटिनॉल आपने पढ़ा हुआ होगा। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी एक्नी है और आई केयर के लिए बहुत अच्छा कैरेट के अंदर प्रेजेंट होता है। ये डिस्ट्रॉय करता है हमारे फ्री रेडिकल्स को जो हमारे बॉडी में बनते हैं, और फ्री रेडिकल्स का डिस्ट्रॉय होना हमारी बॉडी में के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि फ्री रेडिकल्स ही हमारे कैंसर जो है वो काज करते हैं। फिर क्यूनोलिन आपने पढ़ा होगा, क्यूनोलिन भी हमारे कार्बो एनाइंस की वजह से फॉर्म होते हैं। और क्यूनोलिन एक एंटी मलेरियल ड्रग है, ठीक है। अगर किसी को मलेरिया हो जाता है तो हम उसे क्यूनोलिन की ड्रग देते हैं, और वो क्यूनोलिन की ड्रग कहाँ से बनती है? कार्बो एनाइंस से। इसी तरह डाइस डिफरेंट होते हैं। एक्सरे कंट्रास्ट मीडिया ड्रग, ये एक किस्म का डाई है। एक्चुअली क्या होता है कि हमें जो भी कैंसर के पेशेंट्स होते हैं ना, उन्हें ये एक डाई उनकी बॉडी के ऊपर लगाया जाता है। उसके बाद उनका MRI या अगर कोई भी एक्सरे वगैरह है वो किया जाता है, ठीक है ना। तो ये डाई लगाना क्यों ज़रूरी है? एक्चुअली ये डाई प्रिवेंट करता है कि, क्योंकि एक्सरेज की जो रेज होती है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो सकती हैं, ठीक है। सो अगर बहुत ज़्यादा डेंजरस रेज या बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज की रेज हमने पेशेंट की बॉडी में से पास करवानी है, अगर हमारी ज़रूरत है, तो हम उसको उन रेस को क्योंकि वो रेस हमारे नॉर्मल सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। सो उसे बचाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और इसके ब्रांड का नेम है टेलियोप्रैक, ठीक है। ये डायग्नोस करता है कैंसर में ये डाई, ठीक है। अब हमने कार्बो एनाइंस का शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देख लिया है। इसके बाद जो हमने करना है दैट इज़ इसकी जो रीअरेंजमेंट के जो रिएक्शंस हैं हमने वो करने हैं, ये है, ठीक है। अब कौन कौन से ऐसे रिएक्शंस हैं जिनमें हमारा ये कार्बो एनाइंस जो है ये फॉर्म हो रहे हैं। सबसे पहले जो इसका रिएक्शन है वो है एल्डोल कंडेंसेशन। तो हम इसी लेक्चर में सिर्फ एल्डोल कंडेंसेशन को ही कवर करेंगे। एल्डोल का क्या मतलब है? एल्ड और ओल, ये दो वर्ड्स हैं जिनके ऊपर ये पूरा मैकेनिज्म मुश्तमिल है। एल्डोल ALD का मतलब है एल्डिहाइड, और ओल का मतलब है अल्कोहल। तो ये प्रोडक्ट है जिसमें एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों बन रहे हैं। कंडेंसेशन कौन सा रिएक्शन होता है? एडिशन रिएक्शन होता है। एल्डोल कंडेंसेशन इज एडिशन रिएक्शन। ये 2 कार्बोनाइल ग्रुप्स, एल्डिहाइड भी हो सकता है, वो कीटोन भी हो सकता है, हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो वो रिएक्ट करता है और एडिशन रिएक्शन प्रोडक्ट देता है, दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। सो ये फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन जब आगे हमारे पास डिहाइड्रेशन करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है। सो हमने यहाँ पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स तक तैयार करना है, ठीक है। तो अब कंडेंसेशन इज फॉलोड बाय द मोल ऑफ वाटर टू गिव कंजुगेटेड इनोकुलेट आयन। ये अपने याद रखने के एल्डोल कंडेंसेशन में जो एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है दैट इज इनोलेट आयन। और इनोलेट आयन कुछ बहुत ज़्यादा वो एक बहुत ज़्यादा खास टर्म नहीं है। इनोलेट आयन इज एक्चुअली आवर कार्बोन आयन। तो इनोलेट आयन के ऊपर के कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, उसको हमने बस एक स्पेसिफिक नाम दे दिया है इनोलेट का, ठीक है। सो कंडेंसेशन में हमें वाटर की रिमूवल जब होती है तो हमारा ये कार्बो एनाइन फॉर्म होता है। सो हम इसीलिए ये एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें कार्बो एनाइन फॉर्म हो रहा है और उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? इनोलेट। अब इसकी जनरल रिएक्शन हमने बताया। एक्चुअली जो हमारा कंडेंसेशन का प्रोसेस है ना, इसकी काफ़ी सारे टाइप्स हैं।
कंडेंसेशन की 3 टाइप्स हैं, सेल्फ, मिक्स्ड एंड क्रॉस, ठीक है। तो सेल्फ कंडेंसेशन में क्या होता है कि दो अल्डिहाइड ग्रुप, हम अल्डिहाइड भी ले सकते हैं, कीटोन भी ले सकते हैं, दो अल्डिहाइड ग्रुप आपस में मिलेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। मैं पहले भी आपको कहा कि जो कार्बन आयंस हैं इनकी फॉर्मेशन बेस की प्रेजेंस में होती है। तो बेस हम क्या यूज़ करें, NaOH, ठीक है। सो हमारे पास रिजल्ट हो क्या आएगा, एक्चुअली ये इस कार्बन के ऊपर ये जो हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन के ऊपर रिएक्ट करेंगे और इस ऑक्सीजन के ऊपर रिएक्ट करने की वजह से ये कार्बन रिएक्ट कर जाएगा इस वाले कार्बन के साथ। सो क्या हमारे पास रिजल्ट बनेगा, CH3 इसके ऊपर OH आ जाएगा, ये इस CH ने बॉन्ड बनाना है इस CH2 के साथ, ठीक है, और यूँ फिर ये वाटर रिलीज जब होगा तो ये इस तरह का अल्फा बीटा, ठीक है, ये कार्बोनाइल कार्बन है, ये अल्फा, ये बीटा, क्रोटोनल एल्डिहाइड भी हम इसे कहते हैं। अब इसमें रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट हम कोई से भी दो सिमिलर एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, डिसिमिलर एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, इसी तरह सिमिलर कीटोन भी और डिसिमिलर कीटोन भी ले सकते हैं। कंडीशन सिर्फ बेसिक कंडीशन होगी, NaOH भी यूज़ कर लो या KOH भी यूज़ कर लो, एक ही बात है। अब आ जाता है फाइनल स्टेप, दैट इज आवर मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में 4 स्टेप हैं और हम अब उसको देखते हैं। सबसे पहला स्टेप है दैट द जनरेशन ऑफ इनोलेट आयन विच इज़ आल्सो कॉल्ड एज कार्बन आयन, ठीक है। सबसे पहले हम इनोलेट आयन को जनरेट करेंगे, OH जो है वो जो NaOH से रिलीज होगा, जो जाके अटैक करेगा इस वाले हाइड्रोजन के ऊपर। तो यहाँ से ये वाटर बन जाएगा और फिर ये वाटर रिलीज हो जाएगा और यहाँ पर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दैट इज इनोलेट एंड द कार्बो एनाइन। सो इधर हमारा कार्बो एनाइन फॉर्म हो गया। फिर दूसरे में ये कार्बो एनाइन दूसरे एल्डिहाइड से मिलेगा और ये कार्बन अटैक करेगा इस वाले कार्बन पर और हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ऊपर चला जाएगा और मतलब इस वाले कार्बन के साथ, ठीक है ना, इस वाले कार्बन के साथ ये कार्बन यहाँ पर आके इस तरह अटैच हो जाएगा वैसे का वैसे स्ट्रक्चर। सो इनोलेट अटैक एट द ई पॉजिटिव सेंटर ऑफ द एल्डिहाइड टू गिव नेगेटिव चार्ज टू द ऑक्सीजन एटम, ठीक है। फिर तीसरा प्रोटोनेशन हो जाएगी, यहाँ पर H अटैच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास चौथा स्टेप है डिहाइड्रेशन का, यहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा और अल्फा बीटा बीटा क्रोटोनाइल एल्डिहाइड या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड जो है वो हमारे पास फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। So that's all about the today's lecture. I hope that you will like this video. Please subscribe my channel and thumbs up, and please share this video with your friends also. Allah Hafiz.